अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके जी, पहले हम अटेंडेंस लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। मैं अटेंडेंस शेयर भी कर देता हूँ। अब्दुल हन्नान, अब्दुल मुक्सित, अब्दुल रहमान, अहमद अली, अहमद रजा जी, ठीक है अहमद, थैंक यू। अमीर हमजा, अनम भट्ट, अनम मुझे नजर आ रही है, ठीक है अनम। अरबाज महमूद, अरबाज साहब भी नजर आ रहे हैं मुझे, थैंक यू अरबाज। बिलाल नासिर, बिलाल भी मौजूद हैं, प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा, थैंक यू बिलाल। बिलाल यूसुफ, बिलाल यूसुफ। दुआ अजहर, ठीक है बच्चे। ईमान फातिमा, ठीक है बेटा। फरमान करीम, जी फरमान, थैंक यू। फतूमा इकबाल, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चे, ओके। हाजरा अनीस, ठीक है बेटा। हमजा सईद, प्रेजेंट सर। ओके हमजा, थैंक यू। हारून आमिर, हसन मुज्तबा, ठीक है हसन। मोइज सलीम, Yes, sir, present. जी ठीक है। अब्दुल्ला कामरान, जी ठीक है अब्दुल्ला। मोहम्मद अहमद, Present, sir. थैंक यू अहमद। आकिब सलीम, Present, sir. ओके। फैजान अमीन, प्रेजेंट सर। सलाहुद्दीन, प्रेजेंट सर। उमर महबूब, ठीक है उमर। उसामा तारिक, उसामा तारिक। साद शिराजी, अच्छा उसामा भाई हैं, ठीक है उसामा भाई। साद शिराजी, प्रेजेंट सर। ठीक है साद। सैफ अली, सैफ अली हैं। सलमान भट्ट,
समीर वाहिद, सना हमीद, सरफराज फिदा, Yes, sir. जी ठीक है सरफराज, शाजीन अहमद, ठीक है बेटा, शानजे अंजुम, शानजे अंजुम, ठीक है बेटा, शाहजेब साहब तो मौजूद हैं, शाहजेब साहब सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, ठीक हो गया शाहजेब साहब। शराज अली, Present, sir. ठीक है शराज। नकी प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। तलहा फारूक, यस सर, उसकी प्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है। तलहा फारूक, ठीक है तलहा। जिशान इश्तियाक, Present, sir. जिशान रियासत, जी ठीक है जिशान। जुबैर मोहम्मद, Present, sir. जी ठीक है जुबैर। ओके जी, किसी की अटेंडेंस अगर रह गई है तो वो काइंडली हैंड रेज कर दें सब लोग प्लीज। अच्छा ठीक है, हनान साहब है सिर्फ, ठीक है हनान अटेंडेंस होगी बेटा। सर मेरी भी लगा दें। ओके बेटा। ठीक है हनान भाई, आप हैंड ओवर कर लें प्लीज। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अभी तक आपको याद है कि हम एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं विच इज कैट वर्सेस नॉन कैट, और इस प्रॉब्लम के लिए हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरॉन यानी एक न्यूरॉन पे मुश्तमिल लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क पे काम किया है। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने इसकी फॉरवर्ड प्रोपगेशन देखा था कि कैसे हम कर सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क की। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह इसकी बैकवर्ड प्रोपगेशन में हम ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद उन ग्रेडियंट्स को हम ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यूज करते हैं फॉर वेट ऑप्टिमाइजेशन एंड बायस ऑप्टिमाइजेशन। फिर हमने इसका कंप्लीट एक एल्गोरिदम लिखा था कि किस तरह हम ये तमाम पीसेस जो हैं इनको कंबाइन कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग आवर कैट नॉन कैट प्रॉब्लम। और फिर हमने देखा था कि किस तरह इसको स्पीड अप किया जा सकता है यूजिंग वेक्टराइजेशन। और लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा पाइथन का ज़रूरी सा ओवरव्यू लिया था कि किस तरह पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने जो एल्गोरिदम डेवलप किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क का, उससे यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन हम नमपाई में करेंगे, और उसके बाद हम ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि हमें एफिशिएंसी भी मिल सके। तो इसके लिए हम गूगल कोलैब ही यूज़ करेंगे। लेट मी राइट इट, कोलैब research.google.com। ओके जी, इस वक्त आपको एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क की जुपिटर नोटबुक फाइल नज़र आ रही होनी चाहिए। सर स्क्रीन शेयर कर ले, नहीं आ रही। नहीं आ रही? अच्छा ओ सॉरी, मुझे याद नहीं था।
क्या अब आप लोगों को एक जुपिटर नोटबुक नजर आ रही है? लॉजिस्टिक Yes, sir. रिग्रेशन गुड हो गया, जबरदस्त। Good. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट और डिस्कशन। अच्छा, ये प्रॉब्लम है कैट वर्सेस नॉन कैट, ठीक है। गिवन इमेजेस में से हम ये देखना चाहते हैं कि इमेज जो है वो क्या वो कैट इमेज है या नॉन कैट इमेज है, और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम से जिस जो हमने डेवलप किया था और जिसको हमने वेक्टराइज किया था। तो आज हम उसी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग numpy एंड पाइथन। मैंने अर्ज किया था कि numpy जो है वो पाइथन की एक हाई परफॉर्मेंस एन डायमेंशनल अरे की लाइब्रेरी है। इसको आप टेंसर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले हमें चूंकि ये डाटा सेट मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे प्लेस किया है, तो हमें सबसे पहले गूगल ड्राइव को माउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपनी गूगल ड्राइव की ड्राइव डॉट माउंट की कमांड यूज करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये एक दफ़ा माउंट हो जाए तो उसके बाद आपने वेरीफाई करना हो ये माउंट हो गई है, तो आप ये जो फोल्डर बना है इस फोल्डर में जाएं। इधर आपको ये ड्राइव नज़र आ जाएगी। ड्राइव के अंदर डेटा सेट्स हमारे जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। उस डाटा सेट में से हमने ये कैट वर्सेस नॉन कैट डाटा सेट लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये एड्रेस क्या होगा, तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें और ये कॉपी पाथ से पाथ कॉपी कर लें। तो ये एग्जैक्टली उस जगह का पाथ होगा। फॉर एग्जांपल, अब ये जो डेटा सेट था ये इस जगह पे पड़ा होगा, ठीक है। तो मुझे ये पाथ जो है खुद लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ये पाथ कॉपी कर सकता हूँ। सर जी सर बच्चे। इसकी थीम लाइट नहीं हो सकती क्या? यार उससे ना मेरी आईज पे बहुत ज्यादा वो पड़ता है, इसलिए मैं अपनी हर जो आईडीई है ना उसकी थीम यही रखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली। ओके सर। क्योंकि 7-8 घंटे अगर आप लाइट वाला आईडीई यूज करें ना तो आपकी आंखें तबाह हो जाती हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे होता है, मेरी तो आईज पे इतना स्ट्रेन आता है कि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो मैं वैसे ना, आप लोग यंग बच्चे हैं, अभी आप में एनर्जी जरा ज्यादा है मेरी निस्बत, लेकिन मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जितने भी आईडीईज है ना अपने सारे, उनमें डार्क थीम यूज किया करें, विंडोज में भी डार्क थीम यूज किया करें। इससे आपकी आई साइट जो है वो बेहतर हो जाएगी और आपकी आईज जो है ना उनकी लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपको देखने में इशू हो रहा है बेटा? सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, चले कोई नहीं सर। अच्छा, लगता है शाहजेब भाई मोबाइल पे देख रहे हैं इसको, है ना? नहीं सर, लैपटॉप स्क्रीन पे ही है। अच्छा अच्छा, सही हो गया, ठीक है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जरूरी जरूरी से इंपोर्ट्स हैं, numpy है। अच्छा, ये H5 जो है ना ये हदूप का फाइल स्टोरेज फॉर्मेट है। मैंने ये जितने कैट नॉन कैट इमेजेस है ना इन सबको एक फाइल में पैक किया है, और वो फाइल जो है वो हम H5py से रीड कर लेंगे। बारी बारी इमेजेस अपलोड करने में जरा मुश्किल आ रही थी, इसलिए मैंने इन्हें एक ही फाइल में पैक कर लिया। ये पिल जो है इट स्टैंड्स फॉर पाइथन इमेज लाइब्रेरी, और इमेजेस को अगर आपने मैनिपुलेट करना हो तो इट्स CV2 की जगह मैं यूजुअली पिल यूज करता हूँ। अगर आप में से किसी ने CV2 यूज की हो तो जो CV2 में सब कुछ है ना वो पिल में भी मौजूद है। और पिल जो है ये नेटिवली पाइथन की लाइब्रेरी है, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल है, और इसकी एफिशिएंसी भी CV2 से ज्यादा है। CV2 को इंस्टॉल करने में मसले भी बड़े आते हैं पाइथन में, और पिल जो है वो कंपैरेटिवली कम पेन के साथ जो है ना वो कन्फिगर हो जाती है। ओके, इसके बाद हम जितनी भी प्लॉटिंग करेंगे उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट यूज कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब जो है जितनी भी पाइथन की प्लॉटिंग है ना, फिगर्स हैं जितने भी ग्राफ्स हैं वो सब के सब जो है दे आर बिल्ट यूजिंग मैटप्लॉटलिब। और ये जितनी भी हाई लेवल लाइब्रेरीज हैं जैसे बुके है, सीबॉर्न है और के प्लॉट है, ये इस किस्म की सारी जो है वो एक्चुअली मैटप्लॉटलिब जो है उसको यूज करती हैं। सो ये हमारे इंपोर्ट्स हो गए। मैं इंश्योर कर लूं कि मैंने इन्हें एग्जीक्यूट कर लिया एक दफा। हाँ ठीक है। ओके जी, सो नाउ ये वो सर आपने पाथ तो दिया नहीं उसको। किसका?
जिस बात की हम बात कर रहे थे सर, ऊपर आपने जो कॉपी किया था कमेंट में है, वो बात तो अभी तक दिया ही नहीं, उसको सिर्फ हमने गूगल ड्राइव का बात दिया। वेरी गुड, सही कह रहे हैं। ये आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज दिस? सर आपने पाथ कुछ और लिखा था, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ऊपर जो कमेंट में पाथ हमारे पास दिया था ना, हाँ, ये डिफरेंट ये और वो देखो, डिफरेंट। ये इस पाथ के आगे ये ट्रेन है और ये टेस्ट है। नजर आ गया आपको? जी सर जी, ये वही पाथ है या फर्क? सेम पाथ है सर। चलो गुड हो गया, जबरदस्त। मतलब आपकी क्यूरी रिजॉल्व होगी कि नहीं, सवाल ये है मेरा। जी 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 सर। चलें, गुड हो गया, जबरदस्त। ओके जी, सो ये वो हदूप की फाइल है जो मैंने आपसे अर्ज किया था, जिसमें मैंने इमेजेस पैक किए हुए हैं। तो इसको हम h5.file से रीड करेंगे। अच्छा, रीड ऑनली के लिए हम r यूज करते हैं और राइट के लिए w यूज करते हैं। चूंकि मैं इस पर कुछ राइट नहीं करना चाहता, इसको सिर्फ रीड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको रीड कर लिया। अच्छा, इस फाइल में मैंने इमेजेस भी रखे हुए हैं और उनके लेबल्स भी रखे हुए हैं। आपको पता होगा कि लेबल्स को हम स्टार्ट से ग्राउंड ट्रुथ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम मशीन लर्निंग की कन्वेंशन यूज करेंगे। जिधर भी एक्स आ जाता है, उस एक्स में एक्चुअली हमारी मुराद होती है कि इसमें हमारा डेटा है। वो डेटा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, लॉग भी हो सकती है, वो कोई भी डाटा हो सकता है। जिधर भी वाई का लफ्ज होता है, वाई का मतलब होता है कि ये उसके लेबल्स हैं, यानी कि ये पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करता है या नेगेटिव क्लास से बिलोंग करता है बाइनरी क्लासिफिकेशन में, और अगर मल्टी क्लासिफिकेशन है तो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये कन्वेंशन हम थ्रू आउट दिस कोर्स यूज करेंगे। जिधर भी आपको ये एक्स नजर आ जाए, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, और इससे आपके ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा। और जिधर भी आपको ये वाई नजर आ जाए, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन डेटा सेट जो है, ये h5 फाइल है, और इस ट्रेन डेटा सेट में मैंने ये सारे इमेजेस रखे थे, ये मैंने लोड कर लिए numpy अरे की फॉर्म में। और ये सारे लेबल्स इसमें प्लेस थे, ये सारे लेबल्स मैंने लोड कर लिए numpy। तो नाउ दिस x इज माय ट्रेनिंग डेटा इमेजेस एंड दिस y इज माय ट्रेनिंग डेटा लेबल्स। ये डेटा नहीं कहना चाहिए, ट्रेनिंग लेबल्स ज्यादा बेहतर लफ्ज है इसका। सिमिलर काम हमने किया। अच्छा, आपका जिधर भी कोई क्वेश्चन हो ना, आपने हैंड रेज कर देना है, ठीक है। तो सर हैंड रेज से मुझे आइडिया हो जाएगा जी। पहले अहमद आप क्वेश्चन पूछ लें। सर पूछ रहा हूँ कि ये सुपरवाइज लर्निंग है ना, लेबल जो साथ हैं। जी जी, बिल्कुल सुपरवाइज लर्निंग। आपको याद होगा मैंने बताया था कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 80% वो सुपरवाइज लर्निंग में, तो बाकी 20% जो है वो अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। तो ऑफ कोर्स हम इस कोर्स में ज्यादातर डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो है इनको सुपरवाइज्ड सेटिंग में ही स्टडी करेंगे। जी, एक और बच्चे का क्वेश्चन था, शाहजेब साहब आपका क्वेश्चन था। सर ये जो हमारे पास लेबल है, ये इनको इंडिविजुअल डाटा सेट में ऐड किया गया है या इसका कोई कोड के थ्रू इमेजेस से गेट किया गया है? देखो, ये कोड के थ्रू गेट करना बड़ा आसान है। फर्ज करो मेरे पास दो फोल्डर है, एक में कैट इमेजेस हैं, एक में नॉन कैट इमेजेस हैं, ठीक है। तो जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं नॉन कैट फोल्डर में, उतने numpy.0 कर दूं तो वो लेबल बन जाएंगे। क्या ख्याल? सर समझ नहीं लगी। समझ नहीं लगी? ओके, सपोज करें मेरे पास दो फोल्डर्स हैं, कैट एंड नॉन कैट, ठीक है। अब ये जो कैट वाला फोल्डर है, मुझे पता है इसमें 150 फाइल्स है, ठीक है। तो मैं जब ये फोल्डर से इमेजेस रीड करूंगा, साथ ही मैं एक numpy अरे लूं np.ones, और उसमें लिख दूं शेप इज इक्वल टू 150। तो क्या ये मेरे लेबल्स नहीं बन जाएंगे? क्यों? क्योंकि कैट यस सर, इमेजेस जो हैं उनको हम वन कह रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इंडिविजुअल इमेज में तो लेबल रखने की जरूरत ही नहीं। सही हो गया सर। सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे कि नॉन कैट में जितने इमेजेस हैं, वो जीरोज एन रख लें। np.zeros
और उसकी वो शेप दे दें तो आपका जीरोस लेबल बन गए, आखिर में आप इन्हें कंकैटिनेट करना, एज सिंपल एज दैट। क्या ख्याल, सही है? सही है सर। ओके गुड। ओके जी, सिमिलरली ये हमारा टेस्ट डेटा है, ये टेस्ट डेटा भी हमने रीड किया, और ये हमारा x का मतलब है डेटा और y का मतलब है लेबल्स, और इसमें क्लासेस हमारी दो ही हैं। ये क्लासेस वैसे ही मैंने H5 फाइल में स्टोर की थी, ये मैंने डिलीट कर ली। ओके, अच्छा अब आपको याद होगा कि हमने जो अपना इमेजेस थे वो एक मैट्रिक्स कैपिटल X में पैक किए थे, और उसकी डायमेंशन हमने रखी थी nx/m, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर कॉलम जो है वो एक डिफरेंट इमेज है। तो आखिर में, और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हमारा हर इमेज जो है दैट इज 64/64/3। तो ये याद रखेंगे, आखिर में हमने उसे इस फॉर्म में प्री प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वो अभी हमने सिर्फ इमेज रीड किए हैं, उसके बाद हम इन इमेजेस को प्री प्रोसेस करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास इनपुट डाटा हो वो इस फॉर्म में हो m। और m आपको याद है हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि ये हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ इमेजेस है, ठीक है। सो डू कीप दैट इन माइंड। अच्छा, अब लेबल्स आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये हमारे पास एक रो वेक्टर होगा, यानी इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 1xm। एक रो है और उसमें m एंट्रीज हैं, और हर एंट्री जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग इमेज का लेबल है। तो ये हमारा y जो है ये उसकी डायमेंशंस ये होंगी। ओके, सो अब हम इस मेथड को कंपाइल कर लेते हैं और फिर हम इसको यूज करेंगे। हो गया जी, गुड। ओके जी, यहाँ हमने ये जो लोड डाटा सेट ऊपर हमने मेथड बनाया था, इसको अब हम यूज कर रहे हैं, और इसमें हमारा ट्रेनिंग डाटा होगा, ये ट्रेनिंग लेबल्स होंगे, ये हमारा टेस्ट डाटा होगा, ये हमारे टेस्ट लेबल्स होंगे। गुड। ओके जी, अब हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं जो हमने लोड किए हैं। फॉर एग्जांपल, so this is a non-cat image definitely. This is also a non-cat image. This is a cat image. This is a non-cat image. ठीक है? सर हमारे तो ये पास डेटा सेट में ये पिक्चर्स ब्लर हैं कि वैसे यहाँ पे शो हो रही है ब्लर? नहीं, देखें, एक्चुअली हमारे पास जो डाटा है ना वो है 64/64 का। ये मैंने उसको एक्सपैंड करके डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसलिए आपको ब्लर लग रहा है, ठीक है। ठीक है। 64/64 कोई बहुत बड़ी रेजोल्यूशन नहीं होती है, ये आप अगर इसको अंडरस्टैंड कर सके 64/64। जी सर, बिल्कुल, वो और बहुत छोटी हाँ, सी है। वो छोटी सी है होती है, क्योंकि हम लोग जो है ना, अब हम आदमी हैं वो 1080p इमेजेस देखने के। तो यस वो सर। जो है ना, हाँ, उनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी होती है। तो ये 64/64 के इमेजेस हैं। तो ये एक्चुअली डाटा सेट जो है ये इस किस्म के इमेजेस है इसमें, और हर इमेज जो है वो 64/64 है, और 3 RGB, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने बताया था RGB उसके चैनल्स हैं, उसमें 3 चैनल डेटा, क्योंकि कलर इमेजेस हैं। यस सर, रेड ग्रीन ब्लू। जी, रेड ग्रीन ब्लू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे डाटा जो है उसकी ओवरऑल क्या शेप है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास 209 है, यानी कि ट्रेनिंग के लिए 209 इमेजेस है हमारे पास। टेस्टिंग के लिए हमारे पास 50 इमेजेस हैं, और विड्थ और हाइट जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया था 64 है। तो इसका मतलब है कि हर इमेज जो है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का है, ठीक है। तो अब ये जो टोटल हमारा x है, यानी ये जो डेटा सेट है, इसकी ये डायमेंशंस हैं, और ये जो y है इसकी ये डायमेंशन। अच्छा, y की डायमेंशन ठीक है क्योंकि ये एक रो वेक्टर है,
लेकिन x की डायमेंशन जो है उस पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम इस फॉर्म में x चाहते हैं। आपको याद होगा हम इसको लिखते थे nx/m, ठीक है। तो ये nx हमारी डायमेंशंस है और m हमारा जितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। लेकिन अभी हमारा डेटा जो है वो इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे फ्लैटन करना है और उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड शेप हमें जो चाहिए वो ये वाली शेप है, ठीक है। ओके जी, ये हमारा टेस्ट डेटा है। टेस्ट में मैंने बताया था कि 50 इमेजेस हैं और ये टेस्ट लेबल्स हैं। तो यहाँ तक हमें अब आइडिया हो गया कि किस किस्म के डेटा के साथ हम काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब हमने रीशेप करना है अपना डेटा। रीशेप के लिए मैंने ये कमांड यूज की, numpy डॉट रीशेप। ये हमारी numpy अरे ये डॉट रीशेप है। अच्छा, इसमें मैंने, आप नोट करें तो जो शेप 0 है, ये शेप 0 कौन सी है? ये एक्चुअली ये वाली है। तो मैंने कहा कि शेप 0 रिटेन रखो और ये जो बाकी शेप्स हैं इन सबको फ्लैट कर दो। ये जो -1 है ये क्या करता है, ये बाकी जितनी डायमेंशंस हैं उनको फ्लैटन कर देता है। यानी कि अगर 2x2 है तो उसको 4 कर देगा, अगर 7x7 है तो उसको 49 कर देगा, अगर 20x20x2 है तो वो 20x20x2 कैलकुलेट कर लेगा। तो इधर भी ये क्या करेगा, ये 64x64x3 को फ्लैट कर देगा खुद ही। तो अच्छा, इसको आप इस तरह भी कर सकते थे मल्टीप्लाई करके, लेकिन बाज सूरतों में आपको विड्थ और हाइट का आपने पता नहीं चलाया होता, तो आप सिंपली इफ यू आर फीलिंग लेजी तो सिर्फ इधर -1 लिख लें, तो लेट द पाइथन अंडरस्टैंड कि उसने क्या इधर नंबर लेके आना है। ओके, इस कमांड के एंड पे अब हमारे पास जो डेटा है वो इस सूरत में होगा, लेकिन हमें डेटा चाहिए इस सूरत में। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस जो ये जो numpy का हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम ट्रांसपोज ले लें तो रोज कॉलम्स बन जाएंगे, कॉलम्स रोज बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो टेम्प है इसका आगे मैंने डॉट टी लगाया है। डॉट टी का मतलब है दिस इज द ट्रांसपोज, ठीक है। तो जब मैं ये ट्रांसपोज लूंगा तो अब मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड शेप ऑफ डेटा आ जाएगी। आगे हम सिर्फ इसको डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि हमें नजर आ जाए। सिमिलर यही प्रोसेस मैं कर रहा हूँ टेस्टिंग डेटा के साथ। तो टेस्टिंग डेटा भी मेरे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा। सर जी, जी बच्चे। सर जी आप रीशेप कर क्यों रहे हैं हमें? पहले डेटा यार सेट नहीं है। अगर आपको याद हो स्टार्ट में हमने ये चीज इंप्लीमेंट करनी थी एफिशिएंटली, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम एक्स को अगर इस शेप में यूज करें तो हम अपना एल्गोरिदम जो है अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। आपको हाँ, तो एल्गोरिदम में आपको याद है ना कि हमने जब डॉट प्रोडक्ट्स निकाली थी तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि हमने इस तरह अपना डाटा जो है वो पहले ही रीशेप किया हुआ था। अगर इस तरह ना रीशेप होता तो फिर हमें अपने एल्गोरिदम में मसले मैनेज उठाए ही कर। होते। तो ये हमने स्टार्ट से ही हमने डिसाइड किया था कि हम अपना डाटा इसी तरह फॉर्मेट करेंगे ताकि इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट हो जाए और वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास हर इमेज जो है वो एक वेक्टर है, लेकिन हर वैल्यू क्या है उस वेक्टर की, वो 0 से 255 तक है, क्योंकि हर पिक्सल 8 बिट का होता है। 8 बिट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज क्या क्या आ सकती है, कहाँ क्या रेंज आ सकती है वैल्यूज की 8 बिट्स के अंदर? आपने बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ। सर 0 to 255। छा गए हैं बिलाल, वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही। ओके जी, गुड। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड शेप है, ये भी हमारी रिक्वायर्ड शेप ऑलरेडी था, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। और ये हमारे टेस्ट डेटा की रिक्वायर्ड शेप है, और ये मैंने कुछ सैंपल वैल्यूज आपको शो करवाई हैं जो हैं। अच्छा, यूजुअली हम चूंकि हमारे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे काम करते हैं, क्योंकि क्योंकि हम जीपीयू यूज करते हैं।
and GPUs are really good at doing linear algebra on floating points. तो एक कन्वेंशन ये है कि हम इन इंटीजर्स को फ्लोटिंग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन वैल्यूज को हम 0 से 1 की रेंज में ले आते हैं। तो इनको 0 से 1 की रेंज में लाने के लिए सिंपली मैं इनको 255 से सबको डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरी रिक्वायर्ड रेंज में आ जाएंगे। ये आप आई वांट यू टू रीड दिस। ठीक है, ओके जी, आई वांट यू टू रीड दिस एज वेल। ओके सो अच्छा जी, ये बस सिंपली मैंने जो वैल्यूज को 0 से 1 लाना है उसके लिए मैं इसको 255 से डिवाइड कर रहा हूँ, या मैं डॉट लगा रहा हूँ ताकि ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ही रहे। और अब मैं आपको कुछ पिक्सेल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब पिक्सेल्स की क्या वैल्यूज है। सो यू सी कि पहले जो पिक्सल इस रेंज के अंदर थे, अब वो पिक्सेल्स इस रेंज में आ गए। ठीक है, तो ये सारे पिक्सेल्स जो हैं हमारे पास अब 0 से 1 की रेंज में। ओके जी, इस पॉइंट तक हमारे डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना जो एल्गोरिदम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क का, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा हम करेंगे क्या। हम आपको याद होगा कि एल्गोरिदम में 3 पार्ट थे, एक फॉरवर्ड प्रोपेगेशन थी, उसके बाद एक बैकवर्ड प्रोपेगेशन थी, उसके बाद एक ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट थी। हम पहले एक प्रोपेगेट का फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम एक ऑप्टिमाइज का फंक्शन बनाएंगे, और फिर हम एक एवेलुएट का फंक्शन बनाएंगे, और इन सब फंक्शंस को बाद में हम पैक कर देंगे एक मॉडल के फंक्शन में। तो हम पहले ये इसके जो छोटे छोटे पीसीज हैं ये इंप्लीमेंट करेंगे, और आखिर में हम मॉडल के अंदर जब इनको पैक करेंगे एक मेथड में, तो फिर हमारा पूरा मॉडल जो है वो हम उसको चला सकेंगे, सारे फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास और ग्रेडियंट डिसेंट, और वो भी वेक्टराइज्ड फॉर्म में। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। तो ये जनरल आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम आपको नजर आ रहा है, ये एग्जैक्टली वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा मतलब है पिछले 5-6 वीक से पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस इज z, दिस इज सिग्मॉइड ऑफ z a, जिसको हमने y एस्टिमेट को a का नाम दिया था। ये इसका लॉस है, चूंकि ये m एग्जांपल्स का लॉस है, इसको फिर हमने j का नाम दे दिया था। तो एग्जैक्टली यही चीजें हम यूज कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने अर्ज किया, वी आर गोइंग टू बिल्ड पार्ट्स ऑफ आवर एल्गोरिथम एंड देन वी आर गोइंग टू पैक देम। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके जी, सबसे पहले तो हमें वेक्टराइज्ड सिग्मॉइड चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमने एक एक z का सिग्मॉइड नहीं लेना, पूरे वेक्टर का सिग्मॉइड लेना। तो जब जिधर भी वेक्टराइजेशन का नाम आए आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि यहाँ numpy यूज हो। ठीक है, सो इस जगह पे ये आपको फॉर्मूला याद होगा, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी। तो ये ई जो है वो मैं numpy का यूज कर रहा हूँ, और ये माइनस जी पूरा एक वेक्टर है। तो दिस इज नाउ आर वेक्टराइज्ड सिग्मॉइड। तो ये वेक्टराइज्ड सिग्मॉइड मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज, इसको एक वेक्टर पास किया वैल्यूज का, और अब हम देखते हैं कि ये इसका हमें सिग्मॉइड रिटर्न कर देगा। अच्छा, ये इस तरह ना मजा नहीं आता। लेट्स यूज समथिंग एल्स। तो आप हमारा काम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओके सो यू सी कि अब ये आपको यकीन कैसे आया कि इसने सही काम किया। आपको पता है सिग्माइड ऑफ 0 जो होता है वो 0.5 होता है। ठीक है, सो दिस इज 0.5, लेकिन ये जरा बुरे से तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको अगर हम, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट में शायद लिखे ना, लेकिन
लेट्स गिव इट अ ट्राई, हो सकता है लिख ही दे। नहीं लिखेगा, बिल्कुल सही। अगर ये एक एक फ्लोटिंग पॉइंट होता तो यहाँ हम लिख सकते थे, लेकिन अभी आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, सो तो 0.5 से नीचे आपको पता है नेगेटिव नंबर जो हैं वो टुवार्ड्स 0 to 0.5 होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका सिग्मॉइड जो है वो ये 0.5 सर से वो 1 तक होता है। 5.0 है, 0.5 नहीं। सीरियसली ये 10, अच्छा 0 5.0 10 रेज़ टू पावर -1 क्या बनता है यार? कैसे मैथमेटिशियन हो तुम लोग? ई भी है सर आगे। हाँ तो वही सही कह रहा था ये बिलाल की आप लाइट को मॉड कर रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -1 क्या बनता है वाला? इधर इतना नजर नहीं आ रहा। 0.5। वेरी गुड, 10 छा गए यहाँ पर। इसको यूं समझो कि 5 डिवाइडेड बाय 10, लेट्स पुट इट हाँ सर दैट। वो समझ लो। सही है। सो ये दिस इज आवर वेक्टराइज्ड सिग्मॉइड। अच्छा अब हमें आपको पता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, एक हमारे पास सॉरी वेट्स होते हैं W, और एक हमारे पास बायस होती है। हमें इसे इनिशियलाइज भी करवाना है, कोई ना कोई वैल्यू देनी है। तो इधर मैंने दो इनिशियलाइजर इंप्लीमेंट किए हैं, एक जो है वो हमारे वेट वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज करता है, और एक हमारे वेट वेक्टर को रैंडम वैल्यूज से इनिशियलाइज करता है। तो ये हमारा इनिशियलाइजर है, ये सिंपली numpy डॉट जीरो का मतलब है कि सारे वेट्स 0 होंगे और ये बायस भी 0 होगी। ये रैंडम है, ये numpy डॉट रैंडम यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे सारे वेट्स रैंडम नंबर होंगे। अच्छा यहाँ मैं अगर आप नोट करें तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये इसलिए ताकि हम एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट से एक प्रॉब्लम आता है न्यूरल नेटवर्क्स में, उससे बच सकें। ये एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट जो है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका क्या मसला मसाइल होता है। सो बट वी डोंट वांट देम, अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये दो मेथड जो हैं ये, अच्छा आप लोगों ने असर्शंस यूज किए हैं कभी? असर्शंस, डू यू नो व्हाट इज असर्शन? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ वेरीफाई सर। करने के लिए टेस्ट। बिल्कुल ठीक है। असर्शन जो है वो आपको फोर्स करती है कि आपकी कंडीशन ठीक है। अगर ये कंडीशन इधर ठीक ना हो, एक्चुअली ये कंडीशन है क्या आप नोट करें, आपको याद होगा कि हमें जो वेट वेक्टर यानी जो हमें वेट्स चाहिए उनकी डायमेंशन है nx/1। तो मैंने ये असर्ट करवाया है कि मेरा वेट वेक्टर अगर इस शेप का नहीं है तो ये कोड इधर ही ब्रेक हो जाए। वजह ये है कि ये कोड आगे से आगे इतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कि अगर इस जगह पे कोई बग आ गया तो आगे जाके वो मेरे लिए पकड़ना बंद हो जाएगा। तो ये आप लोग भी जब कुछ जरा बड़ा सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो ना तो ये असर्शंस बहुत ज्यादा यूज किया करें, इनसे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस जगह पे आपका बग आ रहा है। तो इस ये असर्शन सिर्फ ये इन्फोर्स कर रही है कि हमारे जो वेट वेक्टर है ना उसकी डायमेंशन nx/1 हो। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें nx रोज है और 1 कॉलम है। गुड। सिमिलरली ये एक असर्शन है जो इंश्योर कर रही है कि हमारा जो बी है इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर। ओके जी, अब हम इन दोनों मेथड्स को टेस्ट करते हैं। मैंने 5 या 6, चलो 6 डायमेंशन दे देते हैं। हम 6 डायमेंशन का एक वेट वेक्टर और बायस इनिशियलाइज करवाते हैं, रैंडम भी और जीरोस भी, और हम देखते हैं कि हमारे ये दोनों मेथड सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। ओके जी, सो दिस इज अ वेट वेक्टर ऑफ nx/1। अब आपको आइडिया होगा कि nx/1 का मतलब है दिस इज 6/1 वेक्टर, और इसमें क्योंकि 6 रोज होंगी और एक कॉलम होगा, और ये हमारी बायस है, और ये हमारा एक 0 से इनिशियलाइज्ड वेट वेक्टर है जो कि सारे का सारा 0 है और बायस भी 0 है। तो ये दोनों मेथड्स जो हैं हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं वेट और बायस की इनिशियलाइजेशन के लिए। ओके जी, आफ्टर दैट नाउ वी आर रेडी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन आपको याद होगी कि ये हमारा अगर z था तो इस z को हमने इस सिग्मॉइड में पास किया था, तो ये हमारे पास एक वेक्टर a आ जाएगा। अच्छा ये सारा वेक्टराइज्ड है, ये वेक्टराइज्ड क्यों है? ताकि मुझे फजूल के फॉर लूप्स ना लगाने पड़े। तो वेक्टराइजेशन के लिए मैं ये सारा काम numpy में करूंगा।
essentially this is our forward pass. एक्टिवेशन जब हमारे पास कैलकुलेट हो गई तो उन एक्टिवेशन पे फिर हमने ये नेगेटिव लॉग लॉस जो है ये अप्लाई करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, विच इज आर जे फंक्शन। और जब एक दफा ये जे आ जाएगा हमारे पास तो उसके बाद फिर हमने बैकवर्ड पास, आपको याद होगा बैक प्रोपेगेशन, जिसमें हमने ये डब्ल्यू वेक्टर और ये बायस जो है ये इनकी ग्रेडियंट्स कैलकुलेट की थी, ये कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। सो इट शुड बी प्रिटी फेमिलियर क्योंकि ये सारा हमने बाय हैंड किया हुआ है। आई एम जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द थिंग वी डिड बाय हैंड, देयर इज नथिंग न्यू हियर। सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। एम हमेशा से आपको याद होगा कि एम क्या होता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ एम क्या होता है, व्हाट इज एम? एम क्या होता है हमारे डिस्कशन में? ये अभी पिछले ना 20 मिनट में मैंने को 3 दफा तो जरूर बताया कि एम क्या होता है। सर फंक्शन। फंक्शन है एम और एन सर वो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आप करीब करीब हैं, लेकिन अब सर और करीब आए। 209 थी वैल्यू हमारे पास। वेरी गुड। एम का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स का मतलब है इमेजेस। एम हमें बता रहा है कि हमारे पास ट्रेनिंग डाटा में टोटल कितनी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं पिछले 5 हफ्ते से बता रहा हूँ, अब आपको पक्का याद होना चाहिए यार ये, वरना आप लोगों को क्विज देना पड़ जाएगा। सर ओके थोड़ा थोड़ा so m, whenever I say m it means number of samples, and whenever I say n it means हर सैंपल में कितनी वैल्यूज या कितनी डायमेंशंस है। इन दैट केस nx जो कि हमारा है 12288। क्यों? क्योंकि दैट इज 64 बाय 64 बाय 3। ओके, और इसकी शेप जो है वो अब आपने आइडिया है ना कि ये इस शेप क्या होगी इसे की, ये भी बता दूं? चल ओके, ये मैं हम बताते हैं। अच्छा, क्या आप इस पोर्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये क्या कर रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया? व्हाट इज दिस गाय डूइंग? सर ये डॉट प्रोडक्ट ले रहा है। बिल्कुल सही है, ये डॉट प्रोडक्ट ले रहा है। दिस इज एक्चुअली z इज इक्वल टू डब्ल्यू टी डॉट एक्स प्लस बी। याद है हम जब z कैलकुलेट करते थे, दिस इज एक्चुअली योर z, ठीक है। ठीक है। और इस z को मैंने किसको पास किया? सिग्मॉइड को। कौन सा सिग्मॉइड? वेक्टराइज्ड सिग्मॉइड, ठीक है। ये जो हमने ऊपर अभी इंप्लीमेंट किया था। तो दिस इज एक्चुअली अ वेक्टराइज्ड वर्जन। ये x क्या? ये हमारा सारा ट्रेनिंग डाटा है जो हमने किस फॉर्म में रखा था? 12288 बाय 209 में। सो दिस इज आवर x, और ये हमारा वेट वेक्टर ट्रांसपोज्ड है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा a है इसकी शेप होगी 1/209। ये a क्या है वैसे बाय द वे? व्हाट इज दिस a? ये a किसी एक चीज के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं हमेशा, बड़ा पर्टिकुलर लफ्ज है। मैं हिंट भी दे देता हूँ। एक्टिवेशंस क्या होती है? एक्टिवेशंस एक्टिवेशन फंक्शन। वाई कैप। नहीं, एक्टिवेशन फंक्शन तो नहीं है ये। वाई ये वाई हैट है। वेरी गुड, जिसने भी ये कहा है वो छा गया है। ये हमारा एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि हर इमेज के कैट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको याद है वाई हैट को फिर हमने ए का नाम दिया था और इसको हमने एक्टिवेशंस कह दिया। सो दिस गाय इज योर वाई हैट, ये इज एक्चुअली वाई हैट। और ये सारे के सारे यानी 209 इमेजेस की प्रोबेबिलिटीज जो हैं इस पर्टिकुलर ए में आ जाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली अ वेक्टराइज्ड एक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेशन वेक्टर है ये, ठीक है। तो आप नोट में ये करवा रहा हूं कि हर चीज जो है इस कोड में वो वेक्टराइज्ड है। ओके, अब हमारे पास
Z आ गया, Z के बाद हमारे पास एक्टिवेशंस आ गई, एक्टिवेशंस के बाद हम नेगेटिव लॉग लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेगेटिव लॉग लॉस भी वेक्टराइज्ड है, कैसे? क्योंकि आपका नेगेटिव लॉग लॉस क्या होता है, y इंटू लॉग ऑफ ए प्लस 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस ए, ठीक है। तो लॉग के लिए हम एनपी यूज कर रहे हैं, और a की जगह मैं पूरा a वेक्टर पास कर रहा हूँ, y की जगह मैं पूरा y वेक्टर पास कर रहा हूँ। अच्छा, इस जगह पे मैंने ये जो सम है ना, ये मैंने इधर ही कर दिया क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग अ फॉर लूप। वो जो फॉर लूप वाली एग्जांपल दी आपको याद होगा, उसमें मैंने ये कॉस्ट प्लस किया था और आखिर में इस कॉस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया था m पे। क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई फॉर लूप नहीं है, इसलिए मैं सारा वेक्टराइज्ड सम कर लूंगा इसको np डॉट सम से, और उसके बाद सिंपली इसको m से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी माई कॉस्ट और माई लॉस। सो इस पॉइंट तक हमारा फॉरवर्ड प्रोपेगेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं और लॉस कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, कोई सवाल नहीं है, गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद अब बैकवर्ड प्रोपेगेशन या बैक प्रॉप इधर से हमारी स्टार्ट होती है। आपको याद होगा कि हमने ये डी जी कैलकुलेट किया था विच वाज a माइनस वाई, और ये हमने बैक प्रोपेगेशन जब सॉल्व की थी डिफरेंट ग्रेडियंट्स, तो हमें पता चला था ये जो डी जी है ये हर वेट common को था। ऑप्टिमाइज करने के लिए कॉमन था। तो ये हमने ए माइनस वाई को डी जी अलहदा कर लिया था, ये याद है ना आप लोगों को? यस सर, ये सब में कॉमन ही था। एग्जैक्टली, तो मैंने ये डी जी अलहदा कर लिया, और उसके बाद सिंपली ये जो डी डब्ल्यू है ये अब है ग्रेडियंट वेक्टर, या अब ग्रेडियंट वेक्टर क्या होता है, इस डी डब्ल्यू में हर डब्ल्यू की ग्रेडियंट मौजूद होगी। और वो ग्रेडियंट कैसे थी आपको याद होगा, वो थी x इंटू ए माइनस वाई, एक्स टू इंटू ए माइनस वाई, एक्स थ्री इंटू ए माइनस वाई। चूंकि हमारे पास टोटल डब्ल्यू 12,288 है, तो बजाय एक एक का फॉर लूप करने के, ये सारा भी मैंने एक ही बार में वेक्टराइज कर दिया, ठीक है। सो नाउ दिस, ये जो डी डब्ल्यू है ये इसमें हमारे सारे डी डब्ल्यू पैक है, डी डब्ल्यू वन, डी डब्ल्यू टू, डी डब्ल्यू थ्री, अप टू डी डब्ल्यू एन एक्स। सो दिस इज आवर ग्रेडियंट। तो ये इस जगह पे हमने, अच्छा मुझे ये बताएं ग्रेडियंट और डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है? सर सेम ही है ये ग्रेडियंट और डेरिवेटिव। सर ग्रेडियंट स्लोप होगी तो सर ये डेरिवेटिव भी सेम ही होता है। हाँ, सॉर्ट ऑफ सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि जब आप सारे डेरिवेटिव किसी एक वेक्टर में स्टोर करते हैं ना, तो उस वेक्टर को ग्रेडियंट कहते हैं, बस इतना सा फर्क है। जी सर। तो W में क्या थे, वेट्स थे, तो DW में क्या होंगे, हर वेट का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए चूंकि ये वेक्टर है जिसमें सब वेट्स के पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसको ग्रेडियंट वेक्टर कहते हैं। ओके गुड। सो उसके बाद हमने ये बायस जो है इसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। ये आपको याद होगा कि इसमें एक्स वाला काम नहीं था, ये सिंपली a माइनस वाई थी, तो मैंने a माइनस वाई की जगह इधर डी जेड लिख दिया और इसको सम करके इसको 1/m पे डिवाइड कर दिया। ये याद होगा आखिर में आपको फॉर लूप के बाद हमने किया था db इसका इज वन इक्वल टू, आंसर आ रहा है। हाँ, db इज इक्वल टू db/m। तो ये db इज इक्वल टू db/m जो है वो इस जगह पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एडिशन आपको अब समझ में आ गई होगी। np डॉट सम क्या करता है, इसकी हर वैल्यू को सम कर लेगा और उसको हम 1/m पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये ग्रेडियंट ऑफ बायस निकल आएगी। सो इस पॉइंट तक अब हमारी बैक प्रोपेगेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब हमने अपनी ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, इधर मैंने एक असर्शन और लगाई है। वो असर्शन क्या है कि ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है इसकी डायमेंशन वेट वेक्टर जैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट वेक्टर एक्चुअली तो वेट वेक्टर की ग्रेडियंट्स है ना, तो इनकी अगर शेप सेम नहीं है तो इसका मतलब है आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, और ये कोड इधर ही ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये असर्शन अगेन मुझे किसी भी बग से महफूज रखेगी।
सिमिलरली बायस जो है इट शुड बी अ सिंगल स्केलर और इसकी टाइप फ्लोट होनी चाहिए। तो ये असर्शन भी मुझे बचाएगी मसले मसाइल से। ओके अब ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट जो है इट शुड बी अ स्केलर, तो इसलिए मैंने एनपी डॉट स्क्वीज यूज करके इसमें से एक्स्ट्रा जो भी डायमेंशंस थी वो रिमूव कर दी, और इसकी अब डायमेंशन क्या है कि दिस शुड बी अ स्केलर वैल्यू। सो आफ्टर दिस अब मेरे पास क्या क्या मौजूद है, मेरे पास ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ वेट्स मौजूद है, और मेरे पास ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ बायस मौजूद है, और मेरे पास जो लॉस आया यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन हमारे एस्टिमेटेड हमारे वाई हैट और वाई के दरमियान, वो एस्टिमेट ऑफ डिस्टेंस जो है वो मेरे पास कॉस्ट की फॉर्म में आ गया। सो दिस इज आर प्रोपगेट फंक्शन। अच्छा अब जब ये डी डब्ल्यू और डी बी आ जाए तो इसके बाद आपको पता है कि फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो अब हमने ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेना। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया कि नहीं किया? लेट मी एग्जीक्यूट इट फर्स्ट। ओके जी, गुड हो गया। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये मैं ऐसे डमी सा वेक्टर इसको पास करता हूँ और देखते हैं इसको कैसे प्रोपेगेट करता है ये। सो 2 डायमेंशन में इट डिड कैलकुलेट समथिंग, ठीक है। तो इसने ये मुझे एक 2x1 वेक्टर की ग्रेडियंट्स दे दी, बायस दे दी और लॉस दे दिया। सो नाउ वी आर रेडी फॉर ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन। ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एक दफा जब हम तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स को ट्रेवर्स करते हैं तो उसे इपॉक कहते हैं। इपॉक या आइट्रेशन जो है, ये फॉर लूप वो इपॉक या आइट्रेशन है कि कितनी बार हमने ट्रेनिंग एग्जांपल के ऊपर से गुजरना है। सो उसके बाद सिंपली ये वही प्रोपेगेट फंक्शन है जो हमने ऊपर इंप्लीमेंट किया था। ये हमें ग्रेडियंट्स दे देगा और कॉस्ट दे देगा। उसके बाद हमने ये ग्रेडियंट्स ऑफ वेट अलहदा कर लिए, ग्रेडियंट ऑफ बायस अलहदा कर ली। W is updated as W minus learning rate into DW. B is updated as B minus learning rate into DB. तो ये हमारी ग्रेडियंट डिसेंट इस पॉइंट से अपडेट होना शुरू हो जाएगी, और जब तक ये फॉर लूप खत्म होगा उस वक्त तक ये W जो है ये ऐसा वेट होगा जिसके लिए हमारा y एस्टिमेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y, और ये b ऐसा b होगा जिसके लिए आवर y हैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y। ठीक है, बाकी ये जो है ये वर्बोसिटी के लिए है कि कुछ ना कुछ ये डिस्प्ले करता रहे और हमें पता रहे। ये फंक्शन रिटर्न एक डिक्शनरी कर रहा है जिसमें ऑप्टिमाइज्ड वेट्स हैं। ये जो W है, नाउ दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड वेट, दिस बायस इज एन ऑप्टिमाइज्ड बायस, और ये कॉस्ट वगैरह जो हमने कैलकुलेट की थी प्रोपेगेट से, ये भी हम रिटर्न कर रहे हैं अगर हमें इसकी जरूरत पड़ जाए। सो दिस इज आर ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। अब हम इसे भी कंपाइल कर लेते हैं। अब हमने सारी चीजें तैयार कर ली हैं। अब हम इन सारी चीजों को पैक करने के लिए रेडी हैं। बस एक काम हमने और करना है, वो काम हमने ये करना है कि हमने टेस्ट डाटा को एक दफा प्रेडिक्ट करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हमारे पास टेस्ट डाटा है और हमने उसके लेबल्स पता चलाने हैं, तो उसके लिए मैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करूंगा, बैकवर्ड प्रोपेगेशन करूंगा या ग्रेडियंट डिसेंट करूंगा? फॉरवर्ड सर। ओके, क्यों फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करूंगा शाहजेब भाई? कोई रीजन है? आपने जवाब सही दिया है, लेकिन इसकी रीजन ये है कि जब भी हमने नेटवर्क की आउटपुट निकालनी होती है तो हम हमेशा फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब है कि whenever we want to calculate the output यानी y hat, we always do forward propagation. Good. So अब आप ये नोट करें कि ये सिंपली मेरे पास ये वेट्स आ गए जो ऑप्टिमाइज्ड वेट्स हैं, और ये वो एक्टिवेशंस आ गई
इसको आप z समझ लें और इसको आप सिग्मॉइड समझ लें। ये एक्टिवेशन क्या है, एक्चुअली y हैट है। तो ये मेरे y हैट जो है वो चूंकि प्रोबेबिलिटीज थी, इसलिए मैंने np.where लगाया और इसे कहा कि जिस जगह पे y हैट की वैल्यू 0.5 से नीचे है, इसका मतलब है कि ये वाला इमेज जो है ये नॉन कैट है, और जिस जगह पे y हैट की वैल्यू 0.5 से ऊपर है, इसका मतलब है कि इसके कैट होने का चांस ज्यादा है। इसको आप numpy का इफ फंक्शन समझ लें np.where। तो y प्रेडिक्शन जो है ये हमने प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट से लेबल में कन्वर्ट कर लिए। सिमिलरली इनको हमने एक्स्ट्रा जो भी डायमेंशंस थी वो इसकी खत्म कर दिए और इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। सो सर ये वाई प्रेडिक्शन जो है इसकी जी बेटे। समझ नहीं लगी कि ये किस तरह डिसाइड होगी, ये 0.510। हाँ ये मैं बता देता हूँ। देखिए ए एक वेक्टर है जिसमें हर इमेज का एस्टिमेट आ गया। ये चीज तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? यस सर। ये देखें, ये इस वेक्टर की डायमेंशन है 1/m। रो वेक्टर है। पहली एंट्री बताती है कि इमेज 1 का क्या एस्टिमेट है, दूसरी एंट्री बताती है इमेज 2 का क्या एस्टिमेट है, तीसरी एंट्री बताती है इमेज 3 का क्या एस्टिमेट है। ये np.where क्या करेगा कि पहली प्रोबेबिलिटी उठा के देखेगा कि ये 0.5 से कम है या ज्यादा है। अगर तो कम है तो वो उसको 0 कर देगा, अगर ज्यादा है तो उसको 1 कर देगा। फिर अगली एंट्री उठाएगा, उसको भी इसी तरह 0 1 कर देगा। तो इस तरह पिछले पहले जो प्रोबेबिलिटीज थी ना, अब वो लेबल्स में हमने कन्वर्ट कर लेने। यानी हमने अपने वाई हैट को बजाय प्रोबेबिलिटीज के हमने कहा कि अब ये 0 1 हो गए, ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि ये जो हमारी वाई प्रेडिक्शन है ये एक्चुअल लेबल जैसी है या नहीं है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके सर। गुड। किसी और बच्चे का क्वेश्चन इस पॉइंट तक है तो पूछ लें। ओके गुड। ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया, दोबारा कर लेते हैं। इट डजंट हर्ट। ओके जी, आई वांट यू टू रीड दिस। ठीक है जी, ये सारी चीजें अब हमने इंप्लीमेंट कर ली हैं। अब टाइम आ गया है कि हम इनको पैक करें एक मॉडल के अंदर। सो नाउ वी आर गोइंग टू पैक इट इन द मॉडल। मॉडल क्या, मॉडल जो है वो एक्सेप्ट क्या करता है, ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग लेबल, टेस्टिंग डेटा, टेस्ट लेबल, कितने इपॉक्स के लिए आपने चलाना है, लर्निंग रेट क्या रखना है, और एक फ्लैग है कि आपने ये जो इसका लॉस आ रहा है ये कब आपने डिस्प्ले करना है। ठीक है। सो नाउ इट शुड बी प्रीटी इजी। सबसे पहले हमने वेट और बायस को इनिशियलाइज करवाया। ये हमने जो दो इनिशियलाइजर लिखे थे उसमें से मैंने एक यूज कर लिया। उसके बाद हमने ऑप्टिमाइज किया वेट्स को। तो ये हमने ये जो डब्ल्यू बी थे ये इधर पास किए, और ये ऑप्टिमाइज का फंक्शन जो है ये हमें देगा ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स, उनकी ग्रेडियंट्स और लॉस की अरे। इन पैरामीटर्स में से हमने ऑप्टिमाइज्ड वेट और बायस निकाल ली है। उसके बाद हमने अब ये जो हमारा टेस्ट डाटा था, हमने इस टेस्ट डाटा को प्रेडिक्ट करना है। तो हमने इस टेस्ट डाटा पे ये जो फॉरवर्ड पास लिखा था ये फॉरवर्ड पास इंप्लीमेंट करके हमने ये वाई प्रेडिक्शंस यानी वाई हैट कैलकुलेट कर लिया इस जगह पे। तो ये वाई हैट जो है टेस्ट डाटा का है, ये वाई हैट ट्रेनिंग डाटा का है। अब हमें पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या है। ठीक है ना? और हमें ये भी पता चल जाएगा कि टेस्टिंग की एक्यूरेसी क्या है। और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये हम रिटर्न कर देंगे मॉडल के, अगर किसी ने उन्हें यूज करना है या उनसे कोई प्लॉटिंग करनी है या समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज आवर मॉडल। नाउ वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट इट। तो अब
ये हमारा ट्रेनिंग डेटा था कैट इमेजेस का, ये हमारे ट्रेनिंग लेबल्स थे, ये हमारा टेस्ट डेटा था, ये हमारे टेस्टिंग लेबल थे। नंबर ऑफ आइट्रेशन मैंने 2000 रखी हैं, यानी 2000 दफा वो 209 इमेजेस पे ट्रेवर्स करे और वेट और बायस को ऑप्टिमाइज करे। लर्निंग रेट मैंने 0.05 रखा है। कॉस्ट हम चाहते हैं कि नजर आए ताकि हम देख सके कि ग्रेडियंट डिसेंट हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, इस स्कोर को देख के ना मैं चाह रहा हूँ कि आपके ज़हन में वो तस्वीर आए जिसमें वो मैंने एक कन्वेक्स फंक्शन बनाया था और एक रैंडम वेट लिया था, और उसके बाद वो रैंडम वेट जो था वो डेरिवेटिव्स जो हैं उसको पुश कर रहे थे ग्लोबल मिनिमा की तरफ। ठीक है, पहले वो थोड़ा सा नीचे आता था, फिर और थोड़ा सा नीचे आता था, फिर और थोड़ा सा, और आहिस्ता 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 आके वो ग्लोबल मिनिमा पे कन्वर्ज हो जाता हमारा कन्वेक्स फंक्शन। तो ये now you will see that thing in action. स्टार्ट में कॉस्ट देखें, वेट अपडेट हुए, कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई, यानी वो उस हाइपरबोलिक ग्राफ में थोड़ा सा पॉइंट और नीचे गया, फिर और नीचे गया, फिर और नीचे गया, फिर और नीचे गया। यू सी आहिस्ता आहिस्ता हमारे वेट्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज होते चले जा रहे हैं। तो आफ्टर 1900 आइट्रेशन ट्रेनिंग डाटा पे हमारी एक्यूरेसी है 99%, और टेस्ट डाटा यानी जो अनसीन टेस्ट इमेजेस थे 50, उस पे हमारा जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी है 72%। तो इट्स नॉट बैड रिजल्ट। देखें ये सिर्फ एक न्यूरॉन था, इट्स जस्ट वन न्यूरॉन। और दूसरा जो एक चीज आपको मैं चाह रहा हूं वो नोट करें, वो ये कि वेक्टराइजेशन की वजह से इसका स्पीड अप देखें कि इसने 2000 आइट्रेशंस जो हैं वो 400 मिली सेकेंड्स में कर ली। ठीक है, अगर यही 4 लूप होते तो हो सकता है ये 4 घंटे में एग्जीक्यूट होता। सो दैट इज द पावर ऑफ वेक्टराइजेशन जो मैंने आपको शो की थी कि फॉर लूप और वेक्टराइज्ड सॉल्यूशन में 500 टाइम्स एफिशिएंसी का फर्क था। सो दैट इज व्हाई वी लव टू यूज वेक्टराइजेशन। ओके, सो अब हम कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स जो हैं वो, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। फर्ज करें जी हमारे पास है इमेज, देखते हैं कि इंडेक्स 20 पे। अच्छा, ये टेस्ट डाटा है, इसका मतलब है इसमें 0 से लेके 49 तक इमेजेस पड़े हैं। तो आप कोई भी नंबर बोलेंगे तो हम देख लेंगे कि वो इमेज कौन सा है, उसका एक्चुअल लेबल क्या है, और हमारे मॉडल ने उसको प्रेडिक्ट क्या किया। फर्ज करें मैं देखता हूँ कि 20 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा। ओके गुड जी, इट्स कैट इमेज, एक्चुअल लेबल भी कैट है, और हमारा मॉडल जो है उसने इसको प्रिडिक्ट भी कैट किया। गुड, जबरदस्त। कोई इंडेक्स बोले, लेकिन वो 0 से 49 के दरमियान होना चाहिए। 30 कर लें। 30, लेट्स डू 30। ओके, इधर हमारा मॉडल जो है वो बेचारा Fail हो कंफ्यूज हो गया। गया। हाँ, Fail हो एक्चुअल लेबल कैट था, प्रेडिक्टेड नॉन कैट था। देखिए हमने ये क्लेम नहीं किया कि हम 100% एक्यूरेसी दे रहे हैं टेस्ट डाटा पे, हमने कहा जी कि 72% एक्यूरेसी है। इसका मतलब ये है कि हर 100 प्रेडिक्शन में से 28 प्रेडिक्शन गलत होंगे। ठीक है, और ये सिर्फ एक न्यूरॉन है। अच्छा जी, और कोई नंबर बताएं। 16। सर 16, लेट्स सी। वाह जी वाह, जबरदस्त, छा गया हमारा यस मॉडल ठीक है। इधर। जी बेटा, किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना था, सॉरी सर मैं पूछे। कह रहा था कि यहाँ पे टेस्ट होता है, जो टेस्ट डेटा है वो ज्यादा आए, यानी वो 90 से अबव आए तो बेहतर होता है मॉडल। जैसे बिल्कुल ट्रेनिंग तो बिल्कुल ऐसे अच्छा ही। है, हमारा 99 आया, लेकिन ट्रेनिंग, देखिए टेस्टिंग ट्रेनिंग तो हमारे मॉडल ने देखा हुआ है ना। तो जी सर। एक्चुअली हम देखना चाहते हैं कि अनसीन डेटा पे हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म करता है। इसे ना ये दो लफ्ज हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के ज़हन में रहे। इन लफ्जों पे हम बाद में ध्यान से बात भी करेंगे। वो लफ्ज हैं जनरलाइजेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम ट्रेनिंग डाटा पे मॉडल को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे तो वो उसकी जनरलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब है कि अनसीन डाटा पे फिर वो गंदे रिजल्ट देगा। और इस चीज को हम ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग भी कहते हैं। विल टॉक अबाउट इट, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मेरा ख्याल है कि आप लोग जरा पहले ही
वो थोड़े थोड़े Yes, ओवरवेलम sir. हो रहे हो। सर जी जी बेटा, सर आज का लेक्चर 60 to 70% समझ आया बस 60 पहले to 70% समझ में आ गया। दिस इज गुड यार, अमेजिंग। ऐसे सर सर नहीं, सर वैसे वो आज थोड़ा वो डर सा लगा है ना आज लेक्चर से थोड़ा सा। नहीं सर, वो जो हमने बाय हैंड किया है ना वो तो समझ लगा है प्रॉपरली, लेकिन जी ये सर। थोड़े सिंटेक्स प्रॉब्लम, ये चीजें जो है ये थोड़ी कंफ्यूजन थी। हाँ ये देखे ना, ये फाइल ना मैं आपके साथ कर लूंगा सर शेयर। वो आपने टाइपिंग की भी नहीं की। वो बेटा आपने मुझे याद कराना था तो मैंने देनी थी। अभी अच्छा, आपको ओके पता है कि जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होना है, इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी चले जाना है और उधर इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम स्टार्ट होने हैं कि शाम तक मुझे पता ही नहीं चलना कि मैंने सुबह पढ़ाया सर ये क्या था। रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे। अच्छा सर एक बात, हम पूरी इसमें पिक्चर का ही डाटा सेट यूज करेंगे। देखिए हमने क्लासिफिकेशन करनी है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ना, कन्वेंशनल मशीन लर्निंग आपको याद होगा मैंने बताया था वो बहुत बुरा परफॉर्म करती है उसके ऊपर, अच्छा ये सर जो बात ये एसवीएम और केएनएन और इस किस्म की चीजें जो है। है लेकिन हम कि सर आगे जाके ना इस पे एनएलपी का भी कुछ काम करेंगे बाय द वे। अच्छा जी हाँ जी अब बताइए। सर, पिछले सेमेस्टर सर नबील साहब से हमने है ना एनएलपी पढ़ी है मैंने, तो उन्होंने अच्छा सर पाइथन पढ़ाई है, फिर वो प्रोबेबिलिटी या लीनियर के बारे में, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ओके एल्गोरिथम के बारे में हमें, यानी कि बहुत महान तो नहीं लेकिन अच्छी बेस जरूर बनी थी। टेस्ट के जबरदस्त। रिलेटेड तो हमें तो चीज़ें आती हैं, कुछ पता चलता है, लेकिन जो अब जो आपने इमेज का डाटा सेट यूज़ किया है, ये इतना खास समझ नहीं आता कि इसकी क्या हाँ वैल्यू है। अहमद 252 आपकी क्या आवाज है। बहुत कम हो रही है बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रही, आपने जरा ज्यादा बोलना है, ऊंची। सर मैं ये बताएं कह बताएं रहा हूँ, आप। अब सर बात सही आ रही। जी आप बेहतर है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने तो वहाँ टेक्स्ट यूज़ किया था, जाहिर का बात है कि एनएलपी में टेक्स्ट यूज़ होना था। ओके तो जो अब आपने ये इमेज की यूज़ की हुई है ना, ये चीज़ें हमें इतनी समझ नहीं आती। ये 52 क्या चीज़ है। अहमद तेरी आवाज फिर सर कम ये हो जब जाती है। क्वेश्चन पूछता है ये हैंड फ्री दूर कर लेता है। अहमद यार देख, इसका मतलब है ये इशू मेरे साथ नहीं, सबको। अहमद भाई आपकी आवाज कम आ रही है, अब जरा यस एक दफा सर, फिर हिम्मत करके पूछ लें दोबारा। सर 1 मिनट में जी हैंड फ्री उतार के। अच्छा मीनवाइल अगर आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उतनी देर तक अहमद भाई अपना सेटअप ठीक कर लें। सर ये जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं। जी जी पूछे हैं बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शाहजेब भाई। सर शज़ेब के पास आ गए हैं अहमद। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अहमद अब बता यार। अच्छा सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले सेमेस्टर हमने सर नबील साहब से ना एनएलपी पढ़ी थी, गुड। तो उन्होंने हमें पाइथन आगे बताओ, क्वेश्चन बताओ। प्रोबेबिलिटी वगैरह, यानी कि ये हमें पढ़ाई हुई चीजें। ये ओके टेस्ट के गुड। रिलेटेड तो हमें पता है, लेकिन ये इमेज के रिलेटेड नहीं इतना खास पता। 252 क्या चीज है। तो 252 तो कोई भी चीज नहीं है। नहीं सर ये तो सिर्फ 255 पिक्सेल्स के यानी कि अंदर 8 ये बिट डाटा में। सेट। हाँ 8 बिट में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं 0 से 255 तक, इसमें तो ये तो बड़ी आसान सी बात है यार। सर ये चीज, ये ना डाटा सेट जब चेंज हो गया ना तो माइंड ही चेंज हो गया, ये समझ नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं यार, देखो मैं ये ज़हन में रखो कि डीप लर्निंग का मेन काम है कंप्यूटर विजन में और एनएलपी में। अगर तुमने सर नबील साबिर से एनएलपी पढ़ी है तो तुम्हें याद होगा कि मैंने कोई गेस्ट लेक्चर भी दिया था उनके क्लास में, तुम थे उसमें। सर वो था लेकिन लेकिन खत्म हो वो गया जरा था। इंटरनेट भूल इशू गया। था। वो मामला बहुत ही ऊपर चले गए थे। जी वो काफी अच्छा टीचर थे ना। हाँ चलो कोई मसला नहीं। हम देखो इसीलिए तो हम इसको बड़ा बेसिक से एक न्यूरॉन से लेके चल रहे हैं, जी क्या जी ख्याल सर। है? ठीक है ना, और इसीलिए मैंने वो न्यूरॉन तुम लोगों से पेपर पे सॉल्व करवाया है। ठीक है ना, तो अब वही जो हमने सॉल्व किया था वही हमने इम्प्लीमेंट किया, क्या ख्याल है? सर ये हमने अगर सिंगल न्यूरॉन के थ्रू किया तो 72% एक्यूरेसी आई, अगर मल्टीपल्स होते तो फिर ज्यादा एग्जैक्टली एक्यूरेसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिलाल तुम सही सही पॉइंट पे पहुंच गए, ये एक न्यूरॉन है जिसने हमें इतना अच्छा रिजल्ट दिया। ठीक है ना, तो जब अब सोचो जब हम न्यूरॉन्स जो हैं उनको उनकी लेयर्स बनानी शुरू करेंगे और ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में इकट्ठे डिसीजन करना शुरू करेंगे तो मामला तो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे ना। यस सर। ठीक है ना? इसीलिए मैं तुम्हें कहता था कि तुम्हें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर।
सर जी ये जो शाजेब या अहमद? सर शाहजेब, हाँ शाजेब बता बेटा। सर ये मैं पूछ रहा था कि ये जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं ये हाँ अनसीन हाँ है या ये ट्रेनिंग में से है ये इमेज? नहीं 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 नहीं, ये अनसीन है मेरे दोस्त। अगर ट्रेनिंग पे ही होता तो ट्रेनिंग पे तो हमारी एक्यूरेसी देख नहीं था कैसी तबाहकुन एक्यूरेसी है ये हमारी। ओके सर, ठीक हो गया। ठीक है ना? तो ये तो हम जो देख रहे हैं ये अनसीन पे देख रहे हैं। सही हो गया सर। ट्रेनिंग पे तो हमारा मॉडल छा छू गया है, बहुत अच्छा काम करता है। ये सर एक ही बस फेल करेगा। 100 में से कोई एक आध इक्का दुक्का फेल करेगा। तो टेस्ट ओके डाटा सर। पे हमारी एक्यूरेसी तकरीबन 70% है। अच्छा इसमें ना एक और भी मजे की बात है, ये एक्यूरेसी सिर्फ एक मेजर है मॉडल को इवेलुएट करने का। आगे को ना 2-3 वीक के बाद ना जब हम थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे ना डिफरेंट मॉडल से, फिर हम ये भी देखेंगे कि यार एक्यूरेसी के अलावा और क्या क्या तरीके हैं मॉडल्स को एवेलुएट करने के। तो फिर हम उस वक्त प्रिसीजन, रिकॉल, F1 मेजर, मैथ्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट, AUC, एरिया अंडर कर्व, ये सारी चीजें देखेंगे। सो उस वक्त फिर हमें अपने मॉडल्स को एवेलुएट करने में भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है सर मैंने ना पिछले सेमेस्टर में सर मदर जावेद अवान से पढ़ी है डेटा साइंस टेक्नोलॉजी सर, उसमें हमने मॉडल ट्रेन किया था sklearn के थ्रू। इसमें सर हमने कौन सी लाइब्रेरी यूज की है वो ऊपर अगर हमने आपके पास? इसमें कोई लाइब्रेरी यूज नहीं की, हमने स्क्रैच से सब कुछ इम्प्लीमेंट किया। वही उसमें वो sklearn वगैरह यूज करके वो शॉर्टकट तरीके से हो जाता था, इसमें काफी हाँ लंबा कोड था ना। देखें ये करना जरूरी इसलिए था कि आपने जो पेपर पे मैथ किया था उस मैथ का फायदा क्या, उस मैथ जी का जी फायदा जी। ये, उस मैथ का सबसे बड़ा फायदा पता किधर आया आपको? वो आपको आया है, मैं लेट मी शो यू, वो आपको आया है इस जगह पे। यस सर ये बिल्कुल ठीक। अच्छा ये अगर मैंने आपको वो मैथ ना कराया होता तो आप हैरान होते यार सर आप एक्टिवेशन में से ग्राउंड ट्रूथ क्यों माइनस किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक बात है ना? लेकिन अब आपको पता है कि ये A-Y हमने पूरा d/dw जब सॉल्व किया था तो ये पोर्शन कांस्टेंट था हर ग्रेडियंट में। तो इसलिए फिर हर ग्रेडियंट को जब हम x, और फिर x क्यों आया, क्योंकि dw1 जो था वो था x1 into A-Y के बराबर। तो वो जो मैथ हमने किया था वो मैथ हमने फिर इधर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक सर, ये जो हमने मैथ किया ये समझ लें हमने मैनुअली तरीके से एक एक चीज जो हमने पहले पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और अगर वो जो हम वो लाइब्रेरीज यूज कर लेते हैं sklearn वगैरह वो ऑटोमेटिक हर चीज खुद ही करके दे देता है। एग्जैक्टली हम अब ये एक काम करना जरूरी इसलिए था ताकि आप लोगों के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो डेवलप हो जाए। अब इसके बाद मैं भी लाइब्रेरीज पे ही आ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो मेन चीजें क्लियर करनी थी कि बैक फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या होती है, लॉस फंक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होती है, काम कैसे करती है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें अब आपकी ना माशाल्लाह आपको क्लियर थोड़ा थोड़ा होंगी। वैसे तो एक क्विज देंगे तो और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब एटलीस्ट ये अनसुनी चीजें नहीं होंगी आपके लिए। सर तो ये हो गया सर। अब मैं ना, अच्छा इधर ना एक और भी फैसला हमें करने की जरूरत है। वो फैसला ये हमने करना है कि डीप न्यूरल नेटवर्क हम ना दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक हम टेंसर फ्लो में कर सकते हैं, एक हम पाईटॉर्च में कर सकते हैं। टेंसर फ्लो आसान है समझना, लेकिन उसमें आपके पास पावर जरा कम है। पाईटॉर्च मुश्किल है लेकिन उसमें आपके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों ने टेंसर फ्लो करना है या पाईटॉर्च करना है? सर आपको बेहतर पता होगा हमें क्या करना चाहिए। अच्छा इसका Yes, sir. मेरा ख्याल है कि मैंने इसका ना फिर मैं मिडिल ग्राउंड ये करता होता हूँ, मैं आप लोगों को सारे जो टॉपिक्स है वो कराऊंगा टेंसर फ्लो क्लास में, लेकिन हम 1-2 लेक्चर में ना वही मॉडल जो है फिर वो पाई टॉर्च में इंप्लीमेंट कर लेंगे। ये भी ठीक है। ठीक है ना? तो ताकि मतलब क्योंकि पाई टॉर्च शायद आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाए, वो असल में वो जरूरी होता है जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ रहे हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ना पाई टॉर्च में ज्यादा अच्छी इंप्लीमेंट होती है, तो वो मैं जब कभी पढ़ाता होता हूँ ना तो फिर मैं वो पाई टॉर्च में करवाता हूँ। सो गुड, जबरदस्त। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैंने आपके 5 मिनट ज्यादा ऑलरेडी ले लिए हैं। नहीं सर तो बस ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ये डेटा सेट पे और ये रिकॉर्डिंग फाइल। अपलोड कर देना ये यूट्यूब सारे चैनल पे। attendance लगा रिकॉर्डिंग दो मैं सर। अपलोड कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए।
और सर ये क्या नाम है, नोटबुक की फाइल भी और सर डेटा ये सेट भी, हाँ ताकि ये हम अपनी नोट मशीन पे भी ट्राई कर। ये बिलाल यार, ये आपने ना मुझे आज शाम या कल सुबह याद करा देना है, ठीक है? ठीक है सर, सर I'll ये remind you. क्योंकि अभी सर मैंने ऑफिस चले जाना है और मुझे ना ये पता नहीं रहना, मैं ऑफिस से लेट भी हो रहा हूँ, तो अब मैं ऑफिस जाता हूँ जरा, बाकी उधर काम शाम निपटाता हूँ। सर अटेंडेंस तो अटेंडेंस, हाँ यार, जिसकी अटेंडेंस का इशू है वो हैंड रेज करते हैं सारे। बाकी लीव कर सकते हैं सर? जी बाकी लीव कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर ये आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं या LMS पे? यार ये LMS पे भी है, और LMS पे एक्चुअली मैं YouTube का लिंक भी डाल देता होता हूँ, तो इस आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे उधर। ओके, अभी तक सर सिर्फ पहले 3 हुए थे, इस वजह से पूछ रहा था। हाँ अभी वैसे मैंने YouTube का कोई एक लिंक डाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। सलमान भट्ट साहब। यस, थैंक यू सर। जी भट्ट साहब आपकी अटेंडेंस हो गई, ठीक है। और है हमारे पास मुक्सित की अटेंडेंस भी हो गई। और है हमारे पास बिलाल यूसुफ की अटेंडेंस भी हो गई। उसके बाद है हमारे पास हारून आमिर, हारून की अटेंडेंस भी हो गई। खैर ना अभी लीव ना करना, अगर ये सेव होने में कोई एरर आ गया ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। ओके गुड, सर सेव हो गई। बाकी सब लीव कर गए थे। बस ठीक हो गया, चले। नहीं वो मुकद्दर अच्छे हैं उनके, क्योंकि एक दफा मैं किसी लेक्चर में मैंने अटेंडेंस लगा के जब सेव किया ना, तो वो सेशन एक्सपायर हो गया। अब मुझे तो याद ही नहीं था, वो उन सब की फिर एब्सेंट लग गई। जी सर ऐसा होता है सर। ठीक, स्ट्रक्चर चलो में गुड यार, दूसरी ठीक क्लास है थी। यार। ओके हाँ सर, तो अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।